यही है कि जो भी नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, जो भी नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, दोस्ती की भी रस्म जरा निभा कर देखो। वरना दोस्ती की भी रस्म जरा निभा कर देखो, कितना सुख मिलता है ये मालूम नहीं है तुझको, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा कर अपने दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर है एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो आज गाइस है 27 तारीख, तो 25, 26, 27 3 दिन का जो कार्यक्रम था हमारे लॉ डिपार्टमेंट में, ये लॉ डिपार्टमेंट, तो आज भी यहाँ कार्यक्रम होना है, तो अभी वहीं आए, चलते हैं। और कल शकुंतला मिश्रा में आज मुख्य अतिथि इनवाइट किया गया, तो सभी अम्बेडकरवादी साथियों का बहुत बहुत आभार कि आपने इस लायक समझा। मेरा भी प्रयास रहता है कि समाज के लोगों को जगाया, जो जितना समय मिले थोड़ा महापुरुषों के योगदान, उनके संघर्षों को जन जन तक पहुंचाने में किया जाए। तो चलते हैं गाइस, स्कूटी को भी हमने पार्क कर दिया है, ये चलते हैं लॉ डिपार्टमेंट और देखते हैं आखिर कैसी तैयारियां चल रही हैं। स्कूल्स ऑफ लीगल स्टडीज देख रहे हैं गाइस, जैसे ही एंट्री करेंगे वैसे आपको जो कैंपस है वो सजा हुआ दिख जाएगा। इधर रंगोली कल हुई थी जिसमें किसी का पैर लगने से थोड़ा ख़राब सी हो गई है। और कैलाशी जी बिस्किट खा रहे हैं आप? हम खरीद के लाए हैं। अच्छा, इसीलिए आप भी खाओ। अरे लाइए लाइए। ओरियो खाने से पता क्या होता है? पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसको डस्टबिन में डालिएगा। नहीं तो ओरियो मैं डस्टबिन में तो मैं डाल दूंगा। देखो डस्टबिन में 1 2 3 ये मेरी डाल देगा ये। देखा है? और कहते हैं ओरियो खाने से पता है इसका क्या फायदा होता है? ओरियो खाने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा मुंह मीठा हो जाता है। ये कल डेकोरेट हुआ था और आज यहीं पे जो है कार्यक्रम होना है। अभी मूड कोर्ट हॉल में है और सारी तैयारियां चल रही है कार्यक्रम की, जो कि संविधान दिवस पे होना था। देख रहे हैं A few minutes. फिर बताइए क्या बताइए आप? विधान परिषद के मेंबर नहीं करते हैं। उन्होंने सही जवाब बताया क्या? बिल्कुल सही। तो ताली बजा दीजिए, सही बताइए। ये लखनऊ की सरजमी है, इसका अपना एक अलग अंदाज है। निकलो जरा बल खा के, निकलो हमारे साथ, निकलो जरा बल खा के, नाजो अदा के साथ, निकलो जरा बल खा के नाजो अदा के साथ, सूरज ने जाते जाते कहा महताब से। क्योंकि शाम अवध हमारे हिंदुस्तान की और तहजीब और तमीज का जो सबसे बड़ा गहवारा है, मरकज है, उसे हम लखनऊ के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ भी कहीं होते हैं दुनिया में, लखनऊ वाले जान लिए जाते हैं, जैसे गुलाब फूलों में पहचान लिए जाते हैं। और आप क्योंकि लखनऊ की सरजमी पे तशरीफ फरमा है, मैं एक बात कहना चाहूँगा। संविधान दिवस आपने मनाया है और बहुत छोटी सी बात कह के आपका लखनऊ से तारुफ करवा रहा हूँ। मोहतरम जनाब अनीस अहमद साहब तवज्जो चाहूँगा, उनसे तवज्जो अफाजार हूँ। ये लखनऊ है, आप लखनऊ से मिल लीजिए आज की तारीख में। चचा रहीम, चचा कौन है? रहीम। चचा रहीम हमें राम राम कहते हैं। क्या बात है? चचा रहीम हमें राम राम कहते हैं। मियाँ हम कन्हैया है, अदब से सलाम कहते हैं। ये हमारा लखनऊ है।
हमारे मंच पर आसीन विद्वतजन जो सभी इस विश्वविद्यालय से ही संबंधित हैं, लेकिन फिर भी प्रोफेसर एस.के. भटनागर सर जो राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं और शायद जितने समय वो इस विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रहे हैं उतने समय कोई रेगुलर अपॉइंटेड वाइस चांसलर यहाँ पर नहीं रहे होंगे। तो इतना लंबा समय वाइस चांसलरशिप सर ने यहाँ पे भी किया है और राम मनोहर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं सर। सर को जब हमने इनवाइट किया तो उन्होंने बहुत सहर्षी अपनी स्वीकृति हमको दी और सर को सुनना हमारे लिए हमेशा से ही बहुत ही मतलब प्रिविलेज की बात होती है। हम हमेशा उनको सुनना चाहते हैं, बल्कि जब सर यहाँ ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे तो सर लॉ डिपार्टमेंट के बच्चे रिक्वेस्ट किया करते थे कि सर की स्पेशल क्लास लगवा दीजिए जिससे हमें उनसे पढ़ने का मौका मिल सके। तो आज हमारे बीच सर चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर को यहाँ पर देख करके। सर मैं आपका स्वागत करती हूँ इस सभागार में और इस सेमिनार के वैलिडिटी सेशन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति सर प्रोफेसर एस.के. द्विवेदी सर हैं जो स्वयं इतने सहृदय हैं और इतने मतलब उनसे जब भी आप किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए कहिए तो वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं और कभी भी वाइस चांसलर रहते हुए भी उनमें इस तरीके की चीज़ें मैंने नहीं देखी कि हमको बहुत फॉर्मेलिटी करनी पड़े उनसे मिलने आने के लिए। और सर को जब हमने इनवाइट किया तो सर एकदम से उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की और आज जैसे ही इन्फॉर्म किया गया कि सर आ गए हैं, चीफ गेस्ट आ गए हैं, सर तुरंत हमारे बुलाने पर आ गए हैं। सर आपका सहयोग और इस तरह से आपकी उपस्थिति इस सेमिनार के वैलिडिटी सेशन को सुशोभित कर रही है। सर आपका वेलकम करती हूँ मैं इस सभागार में। हमारे बीच आज के वैलिडिटी सेशन के स्पेशल गेस्ट हैं प्रोफेसर एम.पी. सिंह जी, डीन स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंसेस, जो आज के वैलिडिटी सेशन के स्पेशल गेस्ट हैं। सर आपका स्वागत है बहुत बहुत। हमारे बीच प्रोफेसर गोविंद जी पांडे जी हैं, आज के वैलिडिटी सेशन के स्पेशल गेस्ट, जर्नलिज्म विभाग के हेड हैं और पत्रकारिता और फिल्म मेकिंग में बहुत एक्सपर्टाइज है सर की। तो आज हमें उनको सुनने का मौका मिलेगा इस सभागार में। सर आपका भी स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ हमारे को होस्ट जयसिंह जी का, जो खुद भी जिनके सहयोग से ये पूरी प्रदर्शनी और ये सेमिनार और सारे कार्यक्रम संभव हो पाए हैं। सर आपका स्वागत है। हमारे केंद्रीय संचार ब्यूरो के समस्त जो सहयोगी गण हैं जयसिंह जी के, उनका भी स्वागत करते हैं सभागार में। उन्होंने बहुत मेहनत से इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। सर थिंक ऑफ द नंबर के बारे में सोचिए। मुझे लगता है आप जिस नंबर के बारे में सोच रहे हैं, आई डू इट वेरी फास्ट, आई थिंक यू आर थिंकिंग ऑफ नंबर 4. So 4 it is. Okay. This time we'll again do it differently. इसके पीछे एक बैकग्राउंड में स्टोरी भी है, आई वोंट बी टेलिंग इट क्योंकि बच्चे उसकी वजह से सोचेंगे। सर आई डू इट दिस टाइम, इट विल बी डिफरेंट। ऑल यू हैव टू डू इज आपको डाइस रोल करना है, लेकिन इस बार नंबर आपको भी नहीं देखना है कौन सा होगा, ठीक है? मेक श्योर आप भी नंबर ना देखें, कोई ये नंबर ना देख पाए, सो दैट मैं आपका माइंड रीड नहीं कर सकता। as soon as you're done rolling the dice, you can tell you're done. हाँ, अपने हाथ से लेकिन काउंट कर लीजिएगा। ओके सर आपको पता है नंबर ऊपर कौन सा है? ओके सो दिस टाइम आप उस नंबर के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसलिए मुझे आपकी तरफ देखना जरूरी नहीं होगा। सो अगेन आई विल जस्ट टेक अ रैंडम गेस। आई थिंक सर जो डाइस में नंबर ऊपर है, इट शुड बी नंबर 1 अगेन। रिमूव योर हैंड्स। 1 इज इट? 1 इट इज। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मैं यहाँ पे लोगों को साइकोलॉजिकल कनेक्शंस बिल्ड कर रहा हूँ, माइंड रीड कर रहा हूँ। सो ये करते करते आई मूव ऑन टू समथिंग डिफरेंट, समथिंग दैट इज मोर रिस्की। अच्छा चलिए, बुक्स। ओके मैम, आई डू इट विद यू। मैम व्हाट आई वांट यू टू डू इज आप ये बुक ले लीजिएगा
एंड मैं बहुत सिंपल सी चीज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप चेक कर लीजिए कि बुक पूरी तरीके से नॉर्मल है। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो बहुत ज्यादा वियर्ड लगे, बहुत ज्यादा ऐसा लगे जो सिर्फ मैजिशियन यूज करते हैं, ऐसा कुछ भी। स्टिकर लगा हुआ है नॉर्मल, जो भी बुकी वाली चीजें हैं। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे मैं मैजिक कर सकूं, ऐसा कुछ नहीं। मैम एक चीज और चेक करनी है आपको, इस बुक में पेजेस कितने हैं टोटल क्लास? 399 पेजेस है मैम। मैं इन 399 पेजेस के थ्रू रिफिल करूंगा। ऑल यू हैव टू डू इज से स्टॉप व्हेनेवर यू वांट। आपको स्टॉप बोलना है जब भी आपकी मर्जी होगी, ठीक है? यू कैन होल्ड द माइक। स्टॉप। मैम व्हाट आई वांट यू टू डू इज इस पेज पे क्योंकि ये पेज मुझे नहीं दिख सकता है, इस पेज पे जो भी सबसे पहला वर्ड लिखा हो, अगर यहाँ पर चैप्टर 4 चैप्टर 7 ऐसा कुछ लिखा है तो उसको इग्नोर करिएगा। इस पेज पे जो भी सबसे पहला वर्ड लिखा हो उसको देख लीजिए। देखिए आप उसको बताइएगा मत जो भी पेज का पहला वर्ड हो। सर आप भी देखिए। दो लोग को पता है ये वर्ड, आप दोनों के अलावा वर्ड किसी को नहीं पता। मैम व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू थिंक ऑफ दिस वर्ड। जो भी वर्ड है उसके बारे में सोचिए, कुछ बताइएगा मत, सिर्फ दिमाग में सोचना है। सर आप इस वर्ड के बारे में सोचिए। सर व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू, कुछ बोलिएगा मत। आई वांट यू टू थिंक ऑफ द लास्ट अल्फाबेट ऑफ दिस वर्ड। जो भी ये वर्ड था पेज का पहला वर्ड, उसके लास्ट अल्फाबेट के बारे में सोचिए। सोचिएगा, बोलिएगा मत। Okay, I might be, okay, I will be right this time. I'm sure I'll be right this time. Okay, ma'am, is the last alphabet D? Yes. Yes, it is. Okay. So, your name is? शरद सर। शरद सर, इमेजिन करिए वर्ड मेरे हाथ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? इमेजिन यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट लिखा हुआ है, इमेजिन यहाँ पे सेकंड अल्फाबेट लिखा हुआ है। ओके, आई एम नॉट श्योर ऑफ द फर्स्ट अल्फाबेट बट सेकंड अल्फाबेट जो है आपने बहुत जल्दी इमेजिन किया, आई बिलीव इट्स O। सेकंड अल्फाबेट O है। ओके, मैं गेस करूंगा बहुत छोटा वर्ड है, 4 अल्फाबेट्स। ओके, I'll just guess it. I think the word is GOOD. Good. What is the word? What is the word? ठीक है। श्रीलंका, अफगानिस्तान, उनके संविधान बनते ही रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। हसीना को भागना पड़ता है रातों रात। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति भाग जाते हैं, उन पे कब्जा हो जाता है रेजिडेंट्स पे। अफगानिस्तान में पिक्चर्स आई होंगी, तालिबान वो मुर्गा खा रहे हैं, वो आराम से टीवी देख रहे हैं, लेकिन हम अभी तक टिके हुए हैं। किस लिए? क्योंकि हमारी संविधान में कुछ तो ऐसी बात है, जैसे कि अभी हरिहर जी ने बताया था कि बड़ी हड्डियों को हमने पीसा है तब ये संविधान बना है। हमारे कुलगीत में भी है संविधान, संविधानी सपनों की बात है। तो ये सपनों का दस्तावेज है, और सपनों के दस्तावेज के साथ जब हम चलते हैं तो हम आगे तक जा सकते हैं। हमारा संविधान आशाओं का, आकांक्षाओं का प्रतीक है। अमेरिकी संविधान, जिसके बारे में आपको बहुत पढ़ाया जाएगा, बहुत कहा जाएगा, उससे तुलना की जाएगी। अमेरिकी संविधान आशाओं का संविधान नहीं है, वो डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट का संविधान है। जहां ट्रस्ट डेफिसिट है, वो संविधान बना जब आप किसी से कहते हैं ये कि भाई अपनी बात लिख कर दे दो, और वो कह रहा है कि नहीं मैं तो मुंह से बोल रहा हूं, मान लीजिए, नहीं लिख कर दो। जब आप उससे कह रहे हैं कि लिख कर दो, तो क्या आप उस पर विश्वास कर रहे हैं? नहीं। तो अमेरिकन संविधान जो है उसमें मिसट्रस्ट भरा हुआ था कि हम ज्यादा पावर नहीं दे सकते, हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, ये 10 पेज का बना दिया जाइए। तो हमें अपने संविधान के बारे में सोचना होगा, जानना होगा कि इसमें ऐसी क्या चीज है, क्या चीज डाली गई है, इसका वो सीक्रेट मसाला क्या है, वो क्या फॉर्मूला है। वो हमारे लिए है नहीं, बाकी सभी लोगों के लिए, सभी देशों के लिए क्या वो फॉर्मूला है जिससे कि संविधान टिके रह सकते हैं, बने रह सकते हैं। ये संविधान जो पिछले 70-80 साल में बने हैं, एशिया में, अफ्रीका में, ना जाने किन किन देशों में बने हैं, उनकी उम्र 17 साल से ज्यादा नहीं रही। वो कल्चर डेवलप नहीं हो पाया जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी नहीं डेवलप हो पाई जिससे कि संविधान क्या जिंदगी चलती है। तो हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो हम राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे थे, केवल उसके लिए नहीं लड़ रहे थे। अमेरिकी जब लड़ रहे थे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए, जब फ्रेंच लड़ रहे थे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए। लेकिन हम लोग, जब हमारा ये चला है फ्रीडम मूवमेंट, ये 90-100 साल तक चला है, जिसमें कि आम आदमी जुड़े हुए थे।
तो आप अगर पुरानी पिक्चर्स देखिए, शायद यहाँ बाहर लगी हुई, जिसमें कि लोग डंडे खा रहे हैं, पुलिस की लाठियां सह रहे हैं, वो क्यों सड़क पर आ रहे थे? वो कुछ ना कुछ सपना लेके आ रहे थे। ये इसी कारण आपके कुल गीत में संविधानी सपने का जिक्र है, क्योंकि हम सपना देख रहे थे। और ये सपना देखना हमने जब से शुरू कर दिया था, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सबका। 1928, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा है, आपका लंच चला जाएगा, लगता तो चला ही गया है, मेरा ही जब चला गया तो ये सब कुछ चल रहा था। वो किस लिए चल रहा था कि हम चाहते थे कि हम ऐसा संविधान बनाएं जिससे कि सोशल चेंज हो, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो, सोशल रेवोल्यूशन। जब हमारा संविधान बनकर आया है तो आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि एक ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, वो वाला नहीं जो लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बोलता है, वो खतरनाक है, वो दूसरा है। जो एक दूसरा जिसने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे इतनी स्टडी की है उतनी इंडियन ने भी नहीं की है, वो पिछले वर्ष नहीं रहे, उनका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन। उन्होंने कहा था कि ये जो दस्तावेज है, ये जो भारतीय संविधान है, ये सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि संविधान में रेवोल्यूशन की बात हो। ऐसा क्यों कहा? अगर आप थोड़ी बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ नजर डालें, संविधान के आने से पहले क्रांतियां हुई हैं और संविधान बाद में आया है। जैसे अमेरिका में पहले क्रांति हुई, हालांकि उनकी इंडिपेंडेंस वार थी ब्रिटिश के खिलाफ। आप फ्रांस में देखिए, वहां क्रांति हुई, फिर संविधान आया। सोवियत यूनियन में क्रांति हुई, बाद में संविधान आया। ये अलग संविधान है। संविधान आया और बात कर रहा है सामाजिक क्रांति की। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी संविधान तो बना के आराम करते थे, क्रांति हुई, दस्तावेज बनाया, अब रहेगा। हालांकि वो ऐसा रहा नहीं, लेकिन ये संविधान, इसके अंदर एक सामाजिक क्रांति थी। अब तक जो माना जाता था और अभी भी माना जाता है कि जब संविधान आप बनाते हैं तो आप राज्य को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप गवर्नेंस के बारे में दे रहे हैं, क्या प्रेसिडेंट की पावर होगी, कैसे इलेक्ट हो गया, क्या पार्लियामेंट होगी, क्या जुडिशरी होगी, दैट्स ऑल। अब फंडामेंटल राइट्स भी डालने लगे हैं। तो जो अमेरिकन संविधान है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया के अधिकतर संविधान है, वो स्टेट को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये पहला संविधान है जो एक ऐसा अजूबा काम कर रहा है, ये सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर रहा है। दैट इज द सोसाइटी इज टू बी ऑर्गेनाइज। हम किन रास्तों पे चलेंगे इसके बारे में वो बात कर रहा है। तो आपको डॉक्टर अंबेडकर की एक स्पीच याद होगी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो ला रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी अगर हम सोशल डेमोक्रेसी और ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं ला पाए। और इसी कारण ये संविधान वो है जिसने कि इंडिविजुअल को, व्यक्ति को केंद्र में रखा है। हम लोग, आप लोगों ने उसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक थ्योरी पढ़ी होगी, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग जो पिछले 200 साल में स्टेटस से लेके कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आए हैं। स्टेटस क्या था कि जैसे माना कि तुम कौन, तुम्हारे क्या अधिकार, तो उसका नाम से कोई मतलब नहीं, तुम गुलाम हो, ये रहे गुलामों के अधिकार। तुम कौन, मैं व्यापारी, नाम से कोई मतलब नहीं, व्यापारी के ये अधिकार, ये ड्यूटीज हैं, इसको बोलते हैं स्टेटस। और सर हेनरी मैन ने बताया कि हम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ धीरे धीरे, वही गुलाम अब इस समय कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब ज्वाइन करता है। तो ये स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट में इंडिविजुअल मायने रखता है, हमारा ग्रुप नहीं मायने रखता। लेकिन हमारा संविधान ने इंडिविजुअल को रखा और ग्रुप का भी ध्यान रखा। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ग्रुप का उसने ध्यान रखा है। और डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ी बात कही थी, वो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की। वो मॉरलिटी जो कि संविधान से जुड़ी हुई हो। इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ ये है कि आपकी फ्रीडम है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं रुकावट है। आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, लेकिन जब आप पावर एक्सरसाइज करते हैं, जब अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं, तो जो नहीं लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे आप संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है। ये बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन ने, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि हमारे संविधान को परमानेंट बना दिया है। 17 साल भूल जाइए, 75 ईयर्स भूल जाइए, हो सकता है 150-200 ना जाने कब तक चलता रहे, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन ये चलेगा जब, हम यहाँ भविष्यवाणी तो कर सकते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के बारे में बात करें, हम उस चीज को समझें। क्या बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है।
सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन सा मानते हैं? संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आप मानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। जो नहीं लिखा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोचिए, ये बात एन ए पालकीवाला ने कही थी केशवरन भारती केस को प्रीच करते समय कि सर लॉर्डशिप को कि जो व्हाट इज नॉट रिटन इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज रिटन। बिटवीन द लाइन्स पढ़ना सीखिए। और यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की कही थी। मॉरलिटी लिख कर नहीं दी जाती, रूल्स लिख के दिए जा सकते हैं, लेकिन मॉरलिटी जो है वो आपके अंदर समझ में आनी चाहिए। इसी से संविधान ये चल सकता है, रूल्स के द्वारा कम चलता है। अब हम ये देखेंगे कि ये संविधान में इतनी रेजिलियंस क्यों है। रेजिलियंस यू अंडरस्टैंड बच्चों? रेजिलियंस का मतलब, इसका हिंदी में बहुत सही अनुवाद तो नहीं मिल पाएगा, इसका मतलब होता है सहनशीलता, लचीलापन। जैसे कि अगर कोई रबर है इस तरह से खींच के ऐसे छोड़ी जाए तो अपने स्थान पे आ जाएगी। गुलेल अपना काम करके अपने स्थान पे आ जाती है। स्प्रिंग होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो जैसे आप देखते हैं कि जब वो पेड़ जो लचीले होते हैं, आपने सुना भी होगा, जब आंधी तूफान आती है तो कैसे ऐसे हो जाते हैं, और जब आंधी चली जाती है तब खड़े हो जाते हैं उसमें। और बाकी और जो वृक्ष होते हैं वो उखड़ जाते हैं। तो कौन से उखड़ते हैं और कौन से बने रहते हैं, तो इनका डिफरेंस आप कह सकते हैं कि वो पेड़ में रेजिलियंस बहुत है उसमें। इस संविधान में जो 75 इयर्स तक चला है और आगे भी चलता रहेगा, इस संविधान में रेजिलियंस है। और ये रेजिलियंस ना बांग्लादेश ने, ना पाकिस्तान ने, ना श्रीलंका ने, ना नेपाल ने, मैं आसपास के देशों की बात कर रहा हूं, इस पे ध्यान नहीं दिया। जबकि उनकी सोसाइटीज केवल एक मजहब, एक कल्चर मानने वाली थी। उनका मजहब देखिए एक ही करीब, उनकी कल्चर देखिए एक करीब एक, उनकी संस्कृति देखिए, सब कुछ देखिए करीब करीब एक। और ये देश कहते हैं विविधताओं का देश है, और कुछ लोग तो इसे कहते हैं कि उपमहाद्वीप है। इसके लिए संविधान बनाना कितना मुश्किल रहा होगा, दुष्कर रहा होगा। अगर ये लीगल एक्सपर्ट्स केवल काम करते और संविधान बनाना है तो 24 घंटे में बन जाता है, लेकिन हम लोगों ने संविधान के लिए 2 साल 11 महीने 17 दिन, और उसमें हर मेंबर ने पार्टिसिपेट किया, हर मेंबर ने उसमें ध्यान दिया। और वो जब संविधान बन रहा था, हम बहुत ही कष्टदायक स्थिति से गुजर रहे थे। पार्टीशन हो चुका था, संविधान सभा दिल्ली में थी, कुछ मेंबर्स जो चांदनी चौक से जाते थे, देश के दिल्ली के विभिन्न भागों से जब पहुंचते थे, रास्ते में देखते थे आग लगी हुई है, लाशें बिखरी हुई हैं, रिफ्यूजीज टेंट के अंदर है। ऐसी हालात में आशाओं के साथ अंदर जाके सब लोग मिलकर संविधान बना रहे थे, और वो सोच रहे थे कि हमने जो पिछले 80-90 साल में जो हमने प्रण किया है, हम जो अपना फ्रीडम मूवमेंट लेकर चले हैं, वो इसके अंदर परिलक्षित होना चाहिए। जो हमारे साथ आए थे उन लोगों की क्या आकांक्षा है, वो सब इसके अंदर आनी चाहिए। तो पहली उस समय जो सबसे बड़ी बात थी, जैसे हम आजाद हुए, जैसे हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 2-3 घटनाएं बड़ी अजीब हो गई। पहली तो ये थी कि हमारा वादा था हमारे फाइटर्स का, क्योंकि वही संविधान सभा वाले लोग ही पार्लियामेंट में बैठे शुरू के 10 साल तो हम लोगों ने कहा था कि ये जो जमींदारी सिस्टम है इसको हम अबॉलिश कर देंगे। रजवाड़ों की जो जमीनें हैं इनको लेके, क्यों? कॉमन गुड के लिए। आप जानते हैं कि एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था, आर्टिकल 30, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में हमने कहा कि ये फंडामेंटल होंगे, गवर्नेंस में लागू कोर्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा कि ये जितनी भी संसाधन हैं ये कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं रहेंगे, ये सबके लिए, कॉमन गुड के लिए ये यूज किए जाएंगे। जमीन तो उतनी ही रहेगी, वो तो नहीं बढ़ाई जा सकती। तो कहां से आनी थी जमीन? इधर से लेनी थी और इधर देनी थी और काम में लगानी थी। और जब हम आजाद हुए थे उस समय प्राइवेट ओनरशिप ऐसी थी कि बहुत से पूंजीपति, बहुत से जमींदार ऐसे थे जिनके पास जमीनें नहीं, माइंस थी, खाने थी, झील थी, पहाड़ थे, जंगल थे, ये सारी चीजें थी उनके पास, और वो कॉमन गुड के लिए हमें सबके लिए यूज करना था।
तो पहले जो शुरू में कानून बने वो जमींदारी अबॉलिशन लैंड रिफॉर्म्स के कानून बने। क्यों कानून बने कि जब मुगल शासन था, उससे पहले का शासन या अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने क्या किया, एक्स को उन्होंने 100 गांव की जमींदारी दे दी। तो जो जोत रहा है, जिसकी पुश्तें निकल गई जोत थे, जमीन उसकी नहीं है, जमीन है उसकी, जो कि राजा के साथ जमींदार बैठता है, अंग्रेजों के साथ राय साहब लेता है, राय बहादुर लेता है, जमीन उसकी। ये जमीन का मालिकाना हक कैसे दिया गया, जबकि वो अगर अपनी उसके पास कागज नहीं थे, वो बता सकता था कि हम इस जमीन पे 600 साल से काबिज हैं, लेकिन नहीं, वो तो दान में दे दिया गया, वो तो जमींदारी दे दी गई। इसको हमें जो है दूर करना था। तो लैंड रिफॉर्म्स आए, टेनेंसी रिफॉर्म्स आए, ये सब इस तरह के कानून आए। वो जब कानून चैलेंज हुए कोर्ट्स में जाके, कोर्ट्स ने कहा राइट टू प्रॉपर्टी इज वेरी फंडामेंटल, एंड ये कानून निरस्त किए जाते हैं, क्वैश कर दिए गए, सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिए गए। क्योंकि जो सोच थी उस समय, जैसे कि अमेरिकन संविधान में लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एक ही है। आप जानते हैं लाइफ लिबर्टी हमारी 21 में है और प्रॉपर्टी पहले 31 में होता था, हमने शुरू में अलग किया था, लेकिन अमेरिकन संविधान में लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एक ही है। तो प्रॉपर्टी जो है वो अलग नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए, एक ये समस्या मैं दोनों साथ लूंगा। दूसरी समस्या ये थी कि हमने ये प्रॉमिस किया था, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो कि दूर रहे हैं मुख्य धारा से, जिनको कि संसाधन का सुख भोगने को नहीं मिला है, उनको हम शामिल करेंगे, हम साथ लेके चलेंगे। तो आपको याद होगा आर्टिकल 16 में क्लॉज 4 है, वो तो मूल संविधान में था। क्लॉज 4 क्या है 16 का? पोस्ट नौकरियों में रिजर्वेशन है। 16(4) जो है पोस्ट ऑफिस, हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मूल संविधान में नहीं था। मद्रास की घटना है, चंपाकम दोहराया राजन केस आपने पढ़ा होगा, और चला आ रहा था, पहले भी था रिजर्वेशन, पहली बार नहीं किया था, वो चला आ रहा था। उस पर एक जियो निकला, उस जियो को बोलते कम्युनल जियो, क्योंकि उसमें अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग अलग कोटा कर दिया गया कि ब्राह्मण्स का इतना, SC ST का इतना, मुस्लिम्स का इतना। वो चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। ये दोनों समस्याएं जिसे कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े, ये तुरंत पड़ गई। और सब का सब जो हम लोग जो बातें कहते आ रहे थे, जिसके लिए कांग्रेस आज की नहीं बोल रहा हूं भाई, उस समय की जो कांग्रेस जो थी, जो जिस तरह से वो कर रही थी, उनको लग गया कि अब आगे नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट से आगे क्या है, उन्होंने कहा ठीक है, हम संविधान का संशोधन करेंगे। One hour later. महसूस से, क्योंकि इस सेमिनार में कल बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हमारे जो इस संविधान के जो मेन जो है आर्किटेक्ट हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने जो मुझे पढ़ने में मिला और उनकी राइटिंग्स में जो मैंने पढ़ा, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी के बाद जो है, जो सबसे ज्यादा उन्होंने इम्फेसिस दिया वर्ड पे, वो है फ्रैटर्निटी। अगर ये चीज वजूद में आ जाए और इस पर हम गौर कर लें, और वो तो सर ने जैसा कि यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लिज्म और जितनी भी चीजें हैं, वो तभी जो है हमें रियलाइज हो सकती हैं अगर हम उस पर गौर करें, बगैर फ्रैटर्निटी के लिए नहीं। क्योंकि बहुत सारे जजमेंट्स पे भी, प्राइवेसी के जजमेंट्स पे, और भी जो अभी चीफ जस्टिस गए, उन्होंने तमाम जजमेंट्स पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे जिस तरीके से बातें की हैं, तो वो मुझे लगा कि जरूर जो है ये सारा जो है डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, उनको एक खिराज अकीदत भी मैं पेश करता हूँ कि ऐसी अजीम शख्सियत को हमें सलाम बार बार करना चाहिए कि उन्होंने ऐसे मुल्क में, और जैसा कि भटनागर साहब ने कहा कि तमाम दुनिया के मुल्कों के संविधान 15-17 साल की उनकी जिंदगी खत्म हो जा रही है, लेकिन ऐसे दानिश्वर को हमें इस मुल्क को दिया है
कि आज तक 75 साल की आजादी के बाद भी हमारा मुल्क जो है उस संविधान से चल रहा है। लेकिन कुछ चैलेंजेस जरूर है, लेकिन उसके लिए यही है कि जो भी नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, जो भी नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, दोस्ती की भी रस्म जरा निभा कर देखो। वरना दोस्ती की भी रस्म जरा निभा कर देखो, कितना सुख मिलता है ये मालूम नहीं है तुझको, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो। और दोस्तों चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, खुद अपने आप को दुनिया में तन्हा कर लिया जाए, खुद अपने आप को दुनिया में तन्हा कर लिया जाए। बहुत बर्बाद कर डाला है हम लोगों को नफरत ने, उठो लफ्ज़े मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए, क्योंकि मैंने देखा कई लोग अपने उसमें मोहब्बत की बहुत बात कर रहे थे। ये उस मोहब्बत की बात कर रहे थे जिससे हमारे ये नौजवान साथियों को बड़ा फायदा होगा, लेकिन अमल ना करिएगा उस पर, क्योंकि मैं उस मोहब्बत की जो है आज जिसे हमें मुल्क की जरूरत है, जिसे इस मुल्क को खूबसूरत मुल्क बनाने में की जरूरत है, जिसको हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे जैसा कि अपने कहा जिस सपनों को सोचा था, हमें उस सपनों की तरफ चलना चाहिए, न कि वो भारत जिसमें जो है एक दूसरे की जो है नफरत की निगाह से देखें। तो दोस्तों आखिर में बस यही है कि मैं एक चिराग हूं, न दीवार है न छत में। वरना साहब ये मेरा तारुफ है, किसी का तारुफ नहीं है। मैं एक चिराग हूं, न दीवार है न छत मेरी, हवाएं फिर भी करती है मुखालफत मेरी, हवाएं फिर भी करती है मुखालफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का, सिमट के रह गई है घर में सल्तनत मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, वक्त कम है काम ज्यादा है। हरिहरन जी मेरे पीछे लगे हुए हैं। इस हाल में मौजूद हमारे जो नॉन टीचिंग के हैं अवधेश जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, और यूनिवर्सिटी के और इंतजामिया का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि सबने बहुत वक्त लिया। मैं भी 2-4 मिनट और ले लूंगा, तो मुझे लगता है गुस्ताखी नहीं होगी, क्योंकि अब तो खाना लेट ही, अब तो समोसे से काम चलना ही है इसके बाद। तो इसलिए मैं उन तमाम जो है यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारान का भी, जिन्होंने हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सपोर्ट किया है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में। मैडम ने वैसे फाइलें बहुत दौड़ाई, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है, उसके बावजूद भी जितनी मेहनत के उन्होंने सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसमें जितने भी हमारे नॉन टीचिंग के भी हैं, अवधेश हैं, हमारे जो है धर्मेंद्र जी हैं, हमारे श्रीवास्तव जी हैं, और जो अंकित है, और भी जो तमाम हमारे हैं स्टूडेंट्स, वो पीएचडी के स्कॉलर्स जो हमारे हैं, कल उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। और हमारे जो एलएलएम के स्टूडेंट्स हैं, नाम लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, उन तमाम एलएलएम के जो फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के हैं, जिनका मैं नाम लेना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए मैं माजरत चाहूंगा, क्योंकि मैडम का सिग्नल हो रहा है। अब उससे ज्यादा गुस्ताखी नहीं करूंगा। चलो फिर आखिर में बात करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। अब उम्मीद है कि फिर हम लोग एक अच्छे प्रोग्राम हरिहरन साहब को मैं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी गाइस आज भी, अरे सर धन्यवाद। और है अभी आपको यहाँ पे पिज्जा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, व्यवस्था है। अच्छा तब तक ये खत्म करके आते हैं फिर। निकलते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, 4 बजने वाला है। हालांकि अभी भी कार्यक्रम हो रहे होंगे, लेकिन समय का गाइस काफ़ी अभाव है, इसलिए थोड़ा निकलना पड़ेगा।
स्कूटी भी काफ़ी समय से वेट कर रही है।